हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 5। मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। किस्सा है, ताड़कासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र द्वारा ही होगी। ये लगभग असंभव इसलिए भी था क्योंकि भगवान शिव तपस्यारत थे। उनकी तपस्या तोड़ना आवश्यक था क्योंकि ताड़कासुर सर्वनाश पर उतारू था। देवताओं की मंत्रणा के बाद तय हुआ कि कामदेव ही भगवान शिव को तपस्या से विरत कर सकते हैं। कामदेव ने कार्य स्वीकार कर लिया और अनेक विधियों से शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की। शिव जब किसी विधि भी नहीं टूटे तो कामदेव ने अंतिम उपाय किया। उन्होंने अप्सराओं और सुंदरियों को हटाकर स्वयं कमान संभाली, मगर उन्हें शिव का भय भी था। सो एक आम के पेड़ की ओट लेकर कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया। पुष्प बाण शिव को लगा और शिव की तपस्या टूटी। क्रोध के अधीन जैसे ही शिव ने अपने नेत्र खोले, वैसे ही आम के पेड़ समेत कामदेव जलकर भस्म हो गए। जिस स्थान पर कामदेव भस्म हुए थे, स्थान कामेश्वर धाम कारो बलिया में था और आज एक तीर्थ स्थल है। सो समझिए कि जहाँ की मिट्टी में ही कामदेव का भस्म मिला हो, वहाँ की मिट्टी में कितना प्रेम, कितना यौवन और कितना श्रृंगार मिला होगा। उसी मिट्टी में लड़ते भिड़ते खेलते मिलते जवान हुए रफ़ीक की जिंदगी से भी प्रेम कितने दिन दूर रह सकता था? नहीं रह सकता था। प्रेम की बयार तो अपने गंतव्य से चल ही चुकी थी, बस अभी रफ़ीक तक नहीं पहुंची थी। रफ़ीक कार्यालय में था और बयार अब पहुंचने को ही थी। जब वे पहुंची तो सबसे पहले उसे बिरजू ने देखा और फिर कार्यालय के भीतर चला आया, जहां रफ़ीक पहले से बैठा हुआ था। भैया, नेता भैया कहाँ हैं? बिरजू ने कार्यालय में घुसते ही पूछा। गांव गए हैं फसल कटवाने। का भैया? रफ़ीक ने थूक घोटते बिरजू को देखकर कहा। लड़की आई है। बिरजू के मुंह से बस इतना ही निकला। लड़की? कार्यालय में? अबे राह भटक गई होगी, पानी पिला के रास्ता बता दे। रफ़ीक ने भी आश्चर्य से कहा। नहीं भैया, नेता भैया को पूछ रही है। बिरजू ने फिर कहा। नेता को? लड़की? नेता कुछ करके लापता हुआ है पक्का? अकेले है लड़की? रफ़ीक ने फिर पूछा। ना भैया, लड़की के साथ एक लकड़ी भी है, 17-18 साल का। बिरजू ने कहा। लकड़ी? रफ़ीक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जैसा उसका हाव भाव है, उसको लड़का कहना ज्यादती हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, भेज दो भीतर और दरवाज़ा खुला रखना। कोई भरोसा नहीं है, कुछ हो हल्ला मचा दी तो नेता फसल कटवाता रह जाएगा और दवनी अनुपम राय कर जाएगा, रफ़ीक ने कहा। उसके पहले शब्द सुनने के साथ ही बिरजू बाहर निकल गया था। रफ़ीक ने मेज़ पर बैठे बैठे ही बालों के हाथ फेर लिया था। ठीक सामने पड़ी सरस कहानियाँ उसने तेज़ी से डस्टबिन में डाल दी। बिरजू के बाहर निकलते ही वो भीतर घुसी, मगर उससे पहले घुस आई एक रूह फरोश खुशबू। रफ़ीक अभी तय कर पाता कि ये खुशबू अंबर की है या मस्क या फिर संदल की, तब तक वह भीतर आ चुकी थी। रफ़ीक उसे देखते ही हड़बड़ा गया। लड़की बुर्के में थी, सरापा पर्दे में। उसके साथ नाजुक सा कम उम्र एक लड़का भी था। लड़की मेज़ की दूसरी तरफ रखी 2 कुर्सियों में से एक पर हथेली टिकाकर खड़ी हो गई। लड़की ने जब देखा कि रफ़ीक बुत सा खड़ा है तो वह खुद ही बैठ गई।
साथ आया लड़का मगर खड़ा ही रहा। ज्योति के भैया आप ही हैं? लड़की ने थोड़ा संयत होके पूछा। जी मैं ही हूँ। संजय जी? नहीं रफ़ीक, आप कहिए क्या काम है? रफ़ीक, मगर ज्योति ने तो संजय बताया था। काम तो उन्हीं से था। कब तक आ सकेंगे? लड़की ने परेशान परेशान सा ही कहा। शायद शाम तक। ओह, फिर कैसे होगा? लड़की विचलित होकर पीछे खड़े लड़के की ओर मुड़ी जो खुद ही कातर खड़ा था। आप परेशानी बताएं। रफ़ीक अब थोड़ा संयमित होकर बोला। जी मेरी परेशानी से वही निजात दिला सकते हैं। उनकी परेशानियां मैं संभाला करता हूँ, आप बताएं। रफ़ीक ने कहा। लड़की अब भी असहज ही थी और हाथ में लिए बाल पेन के बटन को अनवरत दबाए जा रही थी। जब 2 क्षण चुप रहने के बाद वे फिर पीछे मुड़कर साथ आए लड़के की ओर देखने लगी तो रफ़ीक कुड़ गया। उसने लड़के की ओर देखा और लड़के से पूछा, भाई नाम क्या है तुम्हारा? फफ़ी फ़ेखर फ़कफ़ैना। लड़के ने फ़ौरन कहा। मालूम पड़ा कि लड़के की ज़ुबान मोटी थी और वह तुतलाता था। क्या? रफ़ीक की समझ में कुछ भी नहीं आया था। फफ़ी फ़ेखर फ़कफ़ैना, लड़के ने दोहराया। अरे फल का शब्द रूप नहीं पूछ रहे भाई, नाम पूछ रहे नाम। रफ़ीक ने परेशान होकर कहा। लड़की को भी रफ़ीक की बात सुनकर हंसी आई, मगर हंसी दबाते हुए उसने हंसी को मुस्कुराहट तक सीमित कर लिया और बुर्के के भीतर से ही बोली, शशि शेखर सक्सेना है नाम इनका। रफ़ीक ने अब फिर लड़के को देखा। उसका दिमाग एक बार फिर घूम चुका था। लड़का हालांकि बिना किसी संकोच के मुस्कुरा ही रहा था। रफ़ीक ने बहरहाल कहा, शशि जी ज़रा बाहर जाकर बैठें, दीदी झिझक रही हैं आपसे। लड़का तो जैसे इसी आज्ञा का इंतज़ार कर रहा था। वह सिर को एक दफ़ा हिलाकर बाहर निकल गया। लड़के के जाते ही रफ़ीक ने लड़की से कहा, हाँ अब बताएं। कैसे कहूँ? लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा। ज़ुबान को थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन आवाज़ बाहर ज़रूर आएगी, आप कोशिश करें। रफ़ीक ने मजाकिया अंदाज में ही कहा। मैं इतिहास सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। लड़की ने बहुत हिम्मत करके कहा। बढ़िया। रफ़ीक ने मेज़ पर कुहानी टिकाकर हथेली में ठोड़ी रखते हुए कहा। फर्स्ट ईयर में मेरे यूरोप के इतिहास पेपर में 68 नंबर आए हैं। लड़की ने कहा। ये तो अच्छे नंबर हैं, रफ़ीक ने कहा। जी कहकर लड़की चुप हो गई। तो फिर परेशानी क्या है? रफ़ीक ने फिर पूछा। सुनिए तो। बुर्के के पीछे से लड़की की लगभग भारी आवाज़ आई। सुन ही तो रहा हूँ, आप ही दरमियानी इतवार ले रही हैं। रफ़ीक ने कहा। एक लड़का है। लड़की ने फिर तेज़ी से बॉल पेन का बटन दबाते हुए कहा। अच्छा, प्रेम की प्रॉब्लम है? रफ़ीक ने थोड़ा विषाक्त ही कहा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये लड़का मुझे पिछले 1 साल से परेशान कर रहा है, मगर मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। इस शहर की लड़कियों को इसकी आदत होती है। लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। पिछले साल इसने मेरे रिक्शे पर एक चिट्ठी फेंक दी थी, जिसे बिना पढ़े मैंने वहीं फाड़कर फेंक दिया था। उसने इस बात का बदला मुझसे लिया है। कहते कहते लड़की का गला भर आया। मैं समझ सकता हूँ। रफ़ीक ने पानी का गिलास लड़की की ओर सरकाते हुए कहा। रफ़ीक की आवाज़ में उभरी सांत्वना को सुनते ही लड़की फिर समझ गई कि वह गलत समझ रहा है। उसने फ़ौरन ही कहा। सेकेंड ईयर में दाखिले के बाद जब मैं परिचय पत्र लेने गई तो मुझे पता चला कि वह तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ। पहले मुझे लगा कि कॉलेज से ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए दूसरा बनवा लिया। मगर रफ़ीक ने पूछा। मगर 2 दिन पहले ही मेरे घर के पते पर एक एडमिट कार्ड आया। यूरोप के इतिहास के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। लड़की ने रुंधे गले से कहा। क्या? रफ़ीक चौंका। हाँ,
उस लड़के ने आईडी कार्ड में से मेरी तस्वीर निकाल कर फर्स्ट ईयर के उसी पेपर का इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दिया है। यानी आपको अब उस पेपर की परीक्षा फिर से देनी होगी जिसमें आपके 68 नंबर थे। रफ़ीक ने फिर चौंकते हुए पूछा। जी हाँ, लड़की ने कहा। बलिया वीरों की धरती ऐसे ही नहीं कही जाती। कहते कहते रफ़ीक की हंसी फूट पड़ी। और आपको ये मजाक लगता है? लड़की ने उठते हुए कहा। नहीं नहीं, नाराज़ ना हो, सिर्फ ये बताएं कि आपको कैसे पता ये उसी की करतूत है? रफ़ीक ने हंसी दबाते हुए पूछा। ये जो लड़का मेरे साथ आया है ना, ये उसी के ग्रुप का है। उसी ने बताया, लड़की ने कहा। कौन? ये फलम फले फलानी? रफ़ीक ने उसी लड़के की बाबत कहा। मतलब? लड़की ने पूछा। मतलब ये कि आपका मामला थोड़ा पेचीदा है। आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, संजय की भी लिखाई पढ़ाई के लिए और मेरी भी लड़ाई तुड़ाई के लिए। लड़के का और अपना नाम और रोल नंबर लिखवा दीजिए। रफ़ीक ने साथ ही रखे संजय के लेटर हेड पर कलम घुमाते हुए कहा। लड़के का नाम मुझे नहीं पता, जिस लड़के को लाई थी उसी से पूछ लीजिए। और हाँ, प्लीज़ मेरा काम कर दीजिएगा। मारपीट के लिए मैं यहाँ नहीं आई थी, बस ज्योति ने कहा था इसलिए। लड़की ने करीने से बुरके को सहेजते हुए कहा। हो जाएगा, आप मुतमईन होकर जाएं, रफ़ीक ने कहा। शुक्रिया कहकर लड़की बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। अपना नाम, पिता का नाम और परीक्षा का रोल नंबर लिखवा दीजिए। रफ़ीक ने कागज़ पर कलम खटखटाते हुए कहा। उज़्मा हसन, अब्बू का नाम मुस्तकीम हसन और रोल नंबर? मुस्तकीम हसन? जिला व्यापार संघ वाले मुस्किम हसन? रफ़ीक ने आश्चर्य से पूछा। जी वही, लड़की ने धीमे से कहा। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? अब्बू से ही कह देती, सारा महाविद्यालय आपके घर आ जाता। रफ़ीक हसन साहब के रसूख से भली भांति परिचित था। नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुने, कहते हुए लड़की ने वहशत में नकाब उलट दिया। उसी वहशत में कहती गई। उन तक बात पहुंच गई तो मेरी तालीम रुक जाएगी। मैं बहुत गुजारिशों के बाद पढ़ रही हूँ, लड़की ने कहा और उसके बाद भी कुछ कुछ कहती रही, मगर रफ़ीक सुन नहीं पाया। नकाब के पलटे जाने के बाद से ही उसके कानों में शहनाई बजने लगी थी। उसे लगा कि किसी नूर ने, किसी आसमानी रोशनी ने जिस्म का पैरहन पहन लिया है। बरकतों का अगर कोई चेहरा होता तो ऐसा ही होता। उसे लगा कि अजान की आवाज़ उसके हर बोल के साथ फूट रही है। उसने महसूस किया कि ऐसे ही किसी चेहरे के लिए आदम ने फल तोड़ लाने का गुनाह कर दिया होगा। मुबाए व नकाब उठने के खुमार में ही रहता अगर लड़की ने ज़ोर से ना कहा होता, आपसे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बराए मेहरबानी अब्बू तक बात ना पहुँचे, ठीक है ना? हाँ, हो जाएगा, बेफिक्र रहें आप। रफ़ीक की बेसुधी टूटी और उसने अचानक ही कहा। शुक्रिया कहकर लड़की तेज़ कदमों से बाहर निकलने लगी। सुनिए, रफ़ीक ने टोका, आपका काम हो जाए तो आपको खबर कैसे हो? मेरा मतलब है कॉलेज में रोककर इतना शायद आप गवारा ना करें। आप बता सकते हैं, गवारा कर लूँगी। लड़की के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आई और वह अब की ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके निकलने के कुछ समय बाद संजय कार्यालय में घुसा और कमरे में फैली रूह फरोश खुशबू को जज्बा करते हुए रफ़ीक से पूछा। कौन आया था बे? तबाही, रफ़ीक ने पंखे की ओर एकटक देखते हुए मुख्तर सा जवाब दिया। सिटी पीजी कॉलेज, जनपद का 70 साल पुराना कॉलेज। दिन में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के चहल पहल से भरा रहने वाला कॉलेज शाम ढलते ही चिड़ियों की चहचहाट के बाद गहन शांति की चादर जब ओढ़ लेता था तो झींगरों की झाएं झाएं भी शोर का एहसास आभास देती थीं। पीछे मैदान में कोई सियार भी हुआ कर जाए तो अचंभा नहीं।
खामोशी इतनी कि महाविद्यालय में रात की पाली के सुरक्षा गार्ड बेनी बाबू अपने ही खर्राटे से डर जाया करते थे। मगर आज रात विश्वविद्यालय की छत पर से एक घबराती हुई चिल्लाने की आवाज़ बार बार आ रही थी। बेनी बाबू को खटका लगा, भूत पिशाचों का डर भी लगा। मगर जब बार बार आवाज़ आती रही तो वे आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। आवाज़ ऊपर कॉलेज के छत से आ रही थी। आवाज़ के पीछे पीछे जब वे छत पर पहुंचे तो नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि छत की मुंडेर पर रफ़ीक ने एक लड़के को बैठा रखा था, बिल्कुल यूं कि अब एक धक्के से लड़का महाविद्यालय की छत से 50 फीट नीचे ज़मीन पर गिर पड़े। लड़के की गर्दन एक दूसरे लड़के नसीम ने ऐसे पकड़ रखी थी जैसे वे अभी उसे छत से नीचे की ओर धकेल देगा। लड़का बेतरह चिल्ला रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। रफ़ीक के साथ नसीम और बिरजू थे, जिसे बेनी बाबू नहीं पहचानते थे। वे स्थिति देखकर जड़ हो गए थे। उनके आने की आवाज़ और टॉर्च की रोशनी से रफ़ीक ने पहचाना। अभी वह कुछ कहते उससे पहले रफ़ीक ने ही कहा, अरे बेनी बाबू, आइए आइए, देखिए तो लड़का अपना नाम भूल गया है। पहचानते हैं इसको? नाम पूछिए ज़रा, रफ़ीक ने कहा। उसके मुंह खोलने से शराब की बदबू का एक भपका सा बेनी बाबू तक पहुंचा। आप लोग यहाँ ऊपर आए कैसे? बेनी बाबू अलग ही परेशान थे। हम लोग कैसे आए? ताला खोल के बेनी बाबू। 5 रुपए में तो चाबी बन गया। रफ़ीक ने यूं कहा जैसे वह अपने घर में आने की प्रक्रिया बता रहा हो। ये क्या कर रहे हैं? लड़के नीचे गिर जाएंगे। बेनी बाबू को अब वस्तु स्थिति का एहसास हुआ। वे रफ़ीक के छत तक आने की कहानी छोड़कर मूल बात पर पहुंचे। नहीं गिरेगा बेनी बाबू, अभी नाम बता देगा तो इसको उतार लेंगे। नाम ही नहीं बता रहा है, रफ़ीक ने बेनी बाबू से कहा। रफ़ीक बेनी बाबू के साथ उलझा ही हुआ था कि उसी बीच बिरजू ने चुपके से सबसे छुपाकर संजय को जल्दी कॉलेज आने का मैसेज कर दिया। वह फ़ोन नहीं कर सकता था और उसे लग रहा था कि रफ़ीक और नसीम, जो कि नशे में हैं, कुछ गड़बड़ ना कर दें। इसलिए उसने संजय को मैसेज पर आने को लिखा। लड़का मर जाएगा रफ़ीक, आप हमारे बेटे जैसे हैं। यहाँ से गिरा तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, केस मुकदमा हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। बेनी बाबू गिड़गिड़ाए। अरे कुछ नहीं होगा बेनी चा, देखिए लड़के से लिखवा कि चिट्ठी इसी के पॉकेट में रखे हैं। कोटा में एडमिशन नहीं हुआ इसलिए हम जान दे रहे हैं। अरे ऐसा मत कीजिए रफ़ीक बेटा, छोटा बच्चा है, इसको देखे हैं, ये शायद इंटर कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज के आसपास दिख जाता है। बेनी बाबू ने फिर गुजारिश की। यही तो, इंटर कॉलेज का लड़का पीजी कॉलेज के आसपास क्यों दिख रहा है अक्सर? आप लोग बैठ के खैनी ठोक रहे हैं केवल, लटकाना तो आपको चाहिए। ए बिरजू पकड़ चाचा को। रफ़ीक ने आवाज़ कड़ी की। कुछ किया है क्या ये लड़का? बेनी बाबू ने डर कर पीछे हटते हुए पूछा। हाँ, नाम ही नहीं बता रहा है। रफ़ीक ने फिर वही बात दोहराई। बेनी बाबू को समझ ही नहीं आया कि आखिर नाम में ऐसा क्या है जो रफ़ीक जानना चाहता है, और वह लड़का बता ही नहीं रहा। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बेनी बाबू ने लड़के को पुचकारते हुए कहा। हमसे गलती हुई है, हम कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। अब कभी इधर कॉलेज की तरफ नहीं आएंगे, हमें छोड़ दीजिए। लड़का रोते गिड़गिड़ाते हुए गुजारिश करने लगा। देख रहे हैं ना बेनी चाचा, सब राग सुना दे रहा है, बस राग नामेश्वरी सुनाने में ही इसकी बैंड बजी है। रफ़ीक ने लड़के का कॉलर पकड़ते हुए अभी इतना ही कहा था कि उसका ध्यान संजय की बुलेट की आवाज़ ने खींच लिया। संजय नीचे कॉलेज के गेट पर बुलेट लगा रहा था। इसका सत्यानाश जाए, ये कैसे आया? कौन मुखबिरी किया वे? नसीम तुम? रफ़ीक ने बिफरते हुए पूछा। अल्लाह कसम भैया, हम तो तब से इसको पकड़े खड़े हैं। खबर करेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो मर जाएगा।
नसीम ने सफाई दी। बिरजू, तुम बुला इसको। रफ़ीक ने बिरजू से गुस्से में ही पूछा। आपकी कसम रफ़ीक भैया, बिरजू ने तर्जनी और अंगूठे से कसम खाने के अंदाज में गला छूते हुए कहा। झूठा कसम खा के ही मार दो साले, तुम लोग तो चाहते ही हो कि किसी तरह मुसलमान ख़त्म हो। रफ़ीक ने अब झूठा गुस्सा दिखाते हुए डांटा। अरे राम राम बोले भैया। बिरजू को लगा कि रफ़ीक सच में नाराज़ है। अल्लाह अल्लाह बोलने से काम नहीं चलेगा। रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए जब तक बिरजू से ये बात कही तब तक संजय छत पर आ चुका था। उसे देखते ही बेनी बाबू की जान में जान आई। वे सीधे दौड़कर संजय के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या मजलिस लगाए हो मियाँ? अरे आओ नेता, कैसे पहुँचे? रफ़ीक ने उलझती आवाज़ में ही कहा। जब पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास आ जाते हैं। ये कहो, लड़के को क्यों लटकाए रखे हो? कसूर क्या है इसका? संजय ने छत की बाउंड्री वॉल पर उछल कर बैठते हुए पूछा। कसूर का तो ऐसा है मियाँ कि लड़का कसूर का आफताब है। उम्र से पहले जवान हो गया है। चलती रिक्शा पर लड़कियों का दुपट्टा खींच देता है। एसिड वैसिड भी रेडी रखता है एनी टाइम। कामदेव का सीधा रूप है। यूसुफ है यूसुफ, जिसको चुन लिया उसको हाँ करना ही है, नहीं तो लड़की का फॉर्म भर के बैक लगवा देता है। रफ़ीक ने लड़के का गाल खींचते हुए कहा। अच्छा, वो वाला केस है। संजय को उज़्मा की समस्या याद आ गई। हाँ नेता, और दीड़ इतना है कि नाम पूछने पर बता ही नहीं रहा। रफ़ीक ने जब फिर वही बात कही तो नसीम की हंसी छूट गई। संजय ने एक बार नसीम को देखा, फिर रफ़ीक को देखा और फिर लड़के से पूछा, नाम क्या है? भैया हम नहीं बता सकते, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माँ बाप ने गुप्त रोग के नाम पर तो नाम नहीं रखा होगा, बता दो। शर्माने की बात नहीं है, संजय ने समझाते हुए कहा। भैया वो बात नहीं है, हम जैसे ही नाम बताएंगे ये हमको नीचे फेंक देंगे। लड़के ने नसीम की तरफ इशारा किया जो अब तक उसे पकड़े खड़ा था और अब उसकी बात से फिर हंस दिया था। क्यों फेंक देगा? संजय ने अचरज से पूछा। भैया हम सुन लिए हैं, ये कह रहे थे कि लड़के का नाम पुष्कर है। जैसे ही लड़का कहे पुष्कर तो इसको पुश कर देना, टंटा खत्म हो जाएगा। लड़के ने रफ़ीक की ओर इशारा करते हुए बताया। भाग साला, नाम है कि आत्मघाती बम है। माँ बाप भी कितना फिदायीन नाम रख देते हैं भाई। पुष्कर कहते हुए संजय को हंसी की रेल लग गई। उसके साथ साथ सभी हंस पड़े। संजय ने लड़के को नसीम से छुड़वाया और हंसते हुए ही पूछा, पिताजी का नाम क्या है? भैया इससे तो अच्छा हमें नीचे ही फेंक दीजिए, मगर पापा तक बात मत पहुंचाइए। उसकी बात संजय को फिर हंसी आ गई। चलो भागो, बिना पीछे मुड़े भाग जाओ, और इधर कॉलेज के आसपास दिखे तो पापा से ही पुश करवाएंगे। चलो सीधे रेखा में निकलो। संजय ने इतना ही कहा, देर थी कि लड़का नाक की सीध में यूं भागा जैसे कमरे में बंद चिड़िया खिड़की खुलने पर भागती है। उसके जाने के बाद संजय ने रफ़ीक से कहा, ये सब गुंडाई ना किया करो मियाँ, हमको चुनाव लड़ना है भाई, मुकदमा नहीं। चुनाव की ही तो तैयारी हो रही है। लड़कियों का वोट सेट कर रहे थे तुम्हारे लिए। रफ़ीक ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। मेरा वोट सेट कर रहे थे कि अपना गोट सेट कर रहे थे? संजय ने मोटरसाइकिल में चाबी लगाई। मतलब? रफ़ीक ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठते हुए कहा। साफ दिख रहा है कि तुम्हारा कबूतर फिर उड़ेगा, संजय ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। रफ़ीक बात सुनकर उदास हो गया और उसी उदासी में कहा, पुराना ज़माना ही ठीक था नेता, लोग बाण मारते थे। आजकल तो दोस्त लोग खैर जाने दो। रफ़ीक ने आधी बात में ही पूरी बात कही, जिसे समझते ही हंसी के मारे संजय की गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसे संजय ने किसी तरह संभाला। गाड़ी आगे की ओर बढ़ चली। उनके बढ़ते ही नसीम अपने घर की ओर निकला।
बिरजू कार्यालय की ओर और बेनी बाबू ने आज सालों बाद सीटी बजाते हुए कॉलेज के चक्कर लगाए। किस्सा है कि अमुक जी महाराज रोज 5 कोस चलकर गंगा स्नान को जाते थे। ये उनका नित्य का नियम था। पिछले लगभग 20 वर्षों से बिला नागा इन्हीं दिनों में उन्होंने देखा था कि मार्ग में 4 कट्ठे से ज्यादा का एक प्लॉट था जिस पर किसी का मालिकान हक नहीं था। जमीन बहुत ही सुंदर और गंगा नदी के पांव पखारती हुई थी। अब जिस पर किसी का मालिकाना हक ना होता उस पर सरकार का हक होता है, और जब हक सरकारी होता है तो ये सब का होता है। मारे सो मीर की उक्ति चरितार्थ होती है। अमुक जी महाराज सोए और जब जागे तो उनके दिमाग में 4 बीघे की जमीन पर मठ का पूरा आर्किटेक्चर तैयार था। समस्या थी बस जमीन अधिग्रहण की। अपनी समस्या पर वह खुद ही हंसे और खुद से ही कहा, ये भी कोई समस्या है। अगले दिन अमुक जी महाराज एक बार नहीं 2 बार नहाए। पहली बार भोर की पहली किरण के साथ और दूसरी बार घोर अंधेरी रात के दूसरे पहर। रात में उन्होंने जाकर उस जमीन पर 3 उंगली का गड्ढा किया। उसमें पहले सूखे चने डाले, उसके बाद एक छोटा गोलाकार पत्थर डाल दिया और चुपचाप चले गए। अगले दिन से बाबा बिला नागा उसी जगह पर स्नान उपरांत जल चढ़ाने लगे। कुछ ही दिन में चने जब फूल गए तो नम मिट्टी फाड़कर ऊपर आ गए और साथ ही ऊपर आया वह पत्थर। बाबा ने घोषणा की, आप रूपी भगवान प्रकट हुए हैं। बस फिर क्या था, ढोल मजीरे बजने लगे। पूरे 7 दिन का जागरण हुआ और जब जागरण खत्म हुआ तो आप रूपी स्थान पर अस्थायी चबूतरा बन चुका था। अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे। उन्हें माल असबाब समेटने की जल्दी थी, तो इस धार्मिक और संवेदनशील मामले में क्यों टांग फंसाते। इस प्रकार चने के अंकुरण से 4 बीघे जमीन पर अमुकानंद मठ की नींव पड़ी। बोलिए अमुकानंद महाराज की जय। रफीक के मन में भी एक शुक्रिया रूपी चने जैसे हृदय फाड़कर प्रेम का अंकुरण कर दिया था। हुआ यूं कि पुष्कर उस रोज के बाद नहीं दिखा। संजय ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के 60 गांठ में इम्प्रूवमेंट का आवेदन रद्द करा दिया। उज़्मा को कॉलेज के बाहर रफीक ने महज एक बार सूचना देने के लिए ही टोका था। उज़्मा ने शुक्रिया कुछ इस अंदाज में अदा किया था कि वह क्षण रफीक के लिए ठहर सा गया था। उसने गुज़श्ता 2-3 सालों में कई जगह वक्त दिया था, मगर इस बार बात कुछ गंभीर थी। अब की दफ़ा उसे लगा था कि ये शुक्रिया महज रस्म अदाई नहीं थी। सच भी यही था, ये शुक्रिया महज रस्म अदाई नहीं थी। उज़्मा ने भी अपनी ओर से कोई खिंचाव तो महसूस किया ही था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जो स्वच्छंदता उसने महसूस की थी, उसमें अपने मन पर अपना बस न होना भी एक था। उसे मालूम तो था कि वह सोच रही है, जिधर बढ़ रही है वह काबिले कबूल नहीं है, मगर उसने ये भी महसूस किया कि इस पर उसका बस भी नहीं है। रफ़ीक अक्सर उसकी क्लास में पीछे की सीट पर बैठा दिख जाता था। वह उसे देख तो नहीं पाती थी, मगर वह ये ज़रूर जानती थी कि पीछे बैठा रफ़ीक बस उसे ही देखे जा रहा है। वह इस ख्याल के ही प्रेम में थी। ख्यालों के प्रेम में होना तमाम उम्र आपको प्रेम में बनाए रखता है। रफ़ीक प्रेम में था, इस कारण वह आधे मन से भी संजय के साथ नहीं था। दिन उसका उज़्मा की क्लास में निकल जाता था और शाम कहाँ निकलती थी ये बस रफ़ीक ही जानता था। चुनावों में अभी वक्त था, इसलिए संजय ने भी इसे कुछ गंभीरता से नहीं लिया था और स्वयं ही अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा था। एक दिन जब वह कार्यालय में छात्रों की समस्याओं को पुर्जियां देख रहा था कि तभी बिरजू अपनी क्लास खत्म कर कर घुस आया। भैया इनका कुछ कीजिए, बिरजू ने आते ही बेफिक्र कहा। किसका? संजय ने अचरज से पूछा। रफ़ीक भैया का, और किसका? क्या हुआ? इनका इलेक्शन में एकदम ध्यान ही नहीं है। हाँ वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि ध्यान कहाँ है।
इतिहास की क्लास में और कहाँ, बिरजू ने बैठते हुए कहा। क्या मियाँ, इतिहास की क्लास कर रहे हो क्या? संजय ने आश्चर्य से आंख चौड़ी की। बिला नागा, भक झूठा। अरे सच कह रहे हैं। आपको तब यकीन आएगा जिस दिन सुमित्रा माट साहब क्लास से कुर्ता फाड़ते हुए निकलेंगे। क्या हुआ? संजय ने चिंतित होकर पूछा। मत पूछिए। फल वाले की बेटी के चक्कर में क्लास में जाकर बैठ जाते हैं और नाश कर देते हैं क्लास का। अरे नहीं नहीं, ज्योतिया पढ़ती है ना इतिहास, तो वही हाल पता करने चला जाता होगा। संजय ने अपनी चचेरी बहन के बाबत कहा। हाँ भैया, पढ़ती तो है, लेकिन ये पढ़ाई होने दें तब ना। एक दिन की बात है, क्लास चल रहा था सुमित्रा गुरु का। ये चिल्ला के डपट दिए सबको कि तुम लोग साले पढ़ने नहीं देते हो, आगे बेंच पर जाकर सुनेंगे। चले गए एकदम पहले बेंच पर सुमित्रा गुरु के सामने। 1 घंटा सांसें रोके त्राटक लगा के लेक्चर सुनते रहे। सुमित्रा गुरु को लगा कि इतिहास से आईएएस का नया कैंडिडेट बस मिल ही गया है। खूब मुंह देख देख पढ़ाए और फिर लास्ट में सुमित्रा गुरु का तकिया कलाम आया। कोई सवाल? रफीक भैया हाथ खड़ा कर दिए। गुरुजी कहे कि पूछो, तो 2 मिनट सोच के कहते हैं कि आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे थे। सारा क्लास लगा हंसने। गुरुजी डस्टर पटक कर निकल गए। साला अब की लड़कों को भी पढ़ने नहीं देगा ये, संजय ने हंसते हुए कहा। हमको लड़कों की चिंता नहीं है, सुमित्रा गुरु की है, मर जाएगा बेचारा। अरे ऐसा कुछ नहीं, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। भैया आप नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हम तो क्लास में रहते हैं। कल गुरुजी से सवाल कर दिए कि गुरुजी प्लेटो कैसा था। सुमित्रा गुरु अचकचा गए, कहने लगे क्या मतलब कैसा था? तो रफीक भाई कहे कि मतलब आप तो प्रागैतिहासिक काल के हैं, देखिए ही होंगे। फिर ठहाका लगा। सुमित्रा गुरु फिर बाहर। अब हम बात करते हैं। कहाँ हैं मियाँ अभी? संजय ने पूछा। कहाँ होंगे? प्रेत के 2 मकान, या तो पीपल या शमशान। क्लास में नहीं हैं तो गंगा किनारे बैठे होंगे, मंझोवा घाट पर देख लीजिए, बिरजू ने कहा। संजय मुस्कुराया और बिरजू को लड़कों की समस्याओं की लिस्ट पकड़ाकर बाहर निकल गया। मंझावा घाट शाम के पहले ही पहर से वीरान हो जाता है। बढ़ियाई गंगा अपने उन्मादी दिनों में सबसे ज़्यादा प्रकोप इसी घाट पर दिखाती है। जब वे सामान्य रास्ता छोड़कर बाईं ओर कटान बढ़ाती है तो ये घाट की सबसे अधिक घाटा सहता है। कहते हैं यहाँ की मिट्टी इस देवीय नदी को इतनी पसंद है कि वे इससे 60 गांठ रखती है और बड़ी आसानी से स्नान को पहुँचने अनाड़ियों को खींच लाती है, जिनका आरोप पिशाचों, डाकिनों और छलावों पर चला जाता है। रही सही कसर रात के तीसरे पहर में गंगीय डॉल्फिनों की उछल कूद पूरी तरह कर देती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से पीपल वाले की कूद और दादियों और नानियों द्वारा खुले ब्रह्म बताए जाते रहे हैं। सो आश्चर्य नहीं है कि मंझावा घाट पहले पहर के साथ ही वीरान हो जाता है। संजय जब बांध की ढलान पार करते हुए उतरा तो उसे रफीक दिख गया। वे दोनों हाथों को पीछे टेक दिए चांद की तरफ गर्दन उठाए बैठा था। उसकी पीठ संजय की ओर थी। संजय ने चुपचाप अपनी चप्पल खोली। नम पड़ी मिट्टी से उसके पैरों को जो शीतलता मिली, उसने चलते चलते अपना कुर्ता भी उतार दिया और फिर अचानक ही तेजी से दौड़ता हुआ रफीक के ठीक सामने से गंगा में छलांग लगा दिया। अचानक हुए इस वाकये से रफीक डर गया। उसे थोड़ा पीछे छिटका और आयत अल कुर्सी पढ़ने लगा। वे डरपोक कतई नहीं था, मगर ऐसी औचक स्थिति में कोई भी चौंक जाता। रफीक भी चौंक कर एहतियातन खड़ा हो गया था। तभी संजय ने पानी में से सिर निकाला और कान में घुसे पानी को उंगली से निकालते हुए कहा, ओ मियाँ, अकेले धुनी रमाए हो, पिच छपलाई और पीपल वालों से तो डर ही नहीं है और आदमी से डर रहे हो। संजय ने दोनों हाथों से बाल पीछे कर पानी निकालते हुए कहा। वे खुद भी अब बाहर निकल आया था।
अकेले कहाँ है, वो तो साथ है ना, रफीक ने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन, चंद्रमा? संजय ने चांद की ओर देखते हुए कहा। नहीं बे, उज़्मा, रफीक ने एक टक चांद को निहारते हुए कहा। अरे यार, संजय ने ऊबी हुई आवाज़ में कहा, जिसका रफीक ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय ने ही फिर उसके करीब बैठते हुए गमछे से शरीर पोंछते हुए पूछा, पिए हो क्या मियाँ? हाँ, थोड़ा सा, एक बोतल बस। क्या हुआ? रफीक ने पूछा। लड़की? संजय ने आश्चर्य से पूछा। जवाब में रफीक ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, बस फिर सिर उठाकर चांद देखने लगा। संजय को जाहिर हो गया कि रफीक फिर प्रेम में है। उसने मगर फिर भी आश्चर्य से पूछा, फिर से? दिल डोलायमान है नेता, डोल जाता है, रफीक ने चांद देखते हुए ही कहा। ऐसे कैसे बे? दिल न हो गया लोटा हो गया, चलते फिरते डोल जाता है। ऐसे कैसे डोल जाता है? संजय ने ढलान पर चढ़ते हुए कहा। ऐसा ही होता है, सोच समझ के थोड़े ना होता है। अब देखो, हम तो गढ़ा पीर से तावीज़ बंधवाए थे कि अब प्यार मोहब्बत के झमेले में पड़ना ही नहीं है। गड्ढा फिर पीर का अब बबुआ गारंटी भी लिया था कि बाजू में तावीज़ पहने रहो, लड़की तुम्हारे बाजू नहीं फटकेगी। और सही भी था। कॉलेज में तो छोड़ ही दो, सिनेमा रोड में भी जब हम गुजरते तो लड़कियों का अकाल हो जाता था। तुम्हारी रैली के लिए भी 7 बार लड़की बुलवाए, एक भी नहीं आई। एक दिन हद हो गई। उचग्गी वाली खाला हमको घर से बुला कर ले गई। कहने लगी, रशीदन के लड़का नहीं हो रहा, ज़रा बाहर से चल के चिल्ला दे कि लड़की आएगी। हमने कही उससे क्या होगा, तो कहने लगी कि तू लड़की बोलेगा तो लड़का हो जाएगा। ये तो हाल हो गया था। कहते हुए रफीक थोड़ा रुका, मगर जब उसने देखा कि संजय उसकी बात ध्यान से मुस्कुराते हुए सुन रहा है तो उसने कहना जारी रखा। बड़ा कमबख्त दिन था जब कार्यालय में आके प्लीज़ बोल दी। सवाया तो उस दिन ही गल गए थे हम, उसका काम हुआ। बताने गए तो अंग्रेज़ी में थैंक यू बोली। रफीक कह ही रहा था कि संजय ने टोका, थैंक यू अंग्रेज़ी में ही बोला जाता है। सुनो, आधा पे बाधा मत डालो। हाँ तो थैंक यू बोली। आधा काम उस दिन हो गया। एक आध बार टकराई तो ठिठक गई। हम बात किए तो बात भी की। एक दिन जाते जाते कही कि आप आस पास होते हैं तो थोड़ा कम डर लगता है। पौना जज्बात उस दिन पिघल गया। लेकिन जब भी गढ़ा पीर वाले बाबा का तावीज़ काम कर रहा था, एक दिन नंबर मांगे तो फ़ौरन दे दी। रात को 10 से 11 फ़ोन होने लगा। अल्लाह कसम, पूरा घंटा बात किए बिना फ़ोन रखे एको दिन। एक दिन कहने लगी, हमें रणबीर पसंद है। हमने कहा हमें अनुष्का, तो चिढ़ गई। कहने लगी सर्जरी कराई है। हमने कही इतना डीप तो हमें नहीं घुसे हैं, लेकिन तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। फिर खुश हो गई, कहने लगी हमें रामलीला देखने का मन है। हमने कही भगदड़ होती है, तो सिर पीटने लगी और कही फिल्म बुद्धू फिल्म। लड़की जब बुद्धू बोल दे तो नेता इतनी खुशी होती है जितनी सालों फुद्दीन मियाँ का लुंगी खींच के भागने पर भी नहीं होती थी। दिल कहता है कि हाँ, हैं हम बुद्धू। हमसे 3 का पहाड़ा पूछ लो, नहीं आता। आलिफ बे पे पूछ लो, नहीं आता। आता भी होगा तो नहीं बताएंगे, इसलिए कि तुम फिर से कहो बुद्धू। उपन्यास किश्तवारी क्यों लिख रहे हो मियाँ, समापन करो। संजय ने हंसते हुए ही कहा। कहने लगी फिल्म बलिया नहीं, रसड़ा में देखेंगे। हमने हामी भर दी। हमें लगा मुस्तकीम हसन की बेटी कहाँ जिला से बाहर जाएगी, लेकिन नेता आ ही तो गई। बुर्का पहन के जाना पड़ा। टॉकीज के भीतर हमारे साथ हाथ रखकर 30, पूरा शरीर झिनझिन झिनझिन, और फिर कंधे पर सिर रख 20, और हमारे गर्दन तक उंगली जब थिरकने लगा, उसका तभी हमको शंका हुआ कि अब नहीं रुक पाएंगे। गढ़ा पीर से भी घंटा ना कुछ हो पाएगा। हमारे सोचते सोचते तावीज़ में
उंगली फंसाई और खींच दी। बस हो गया मसला ख़त्म, बाजार हो गया प्यार। रफ़ीक ने बुलेट तक पहुंचते पहुंचते सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर संजय एक दफ़ा रफ़ीक को देखकर मुस्कुराया और फिर कमर पर हथेली रखकर पीठ पीछे की ओर तोड़ते हुए कहा, चलो मियाँ लोहा पट्टी चलो, आज जज्बात नहीं उतार लेना। कहते हुए संजय ने बुलेट स्टार्ट की। जानते हो नेता, वो इस दुनिया की है ही नहीं। अल्लाह ने उसे मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर मिलाकर बनाया है। और उसका हाथ, ओए होए होए होए, अगर वो अपना अंगूठा भर सूरज को दिखा दे तो सूरज बुझ जाए। रफ़ीक ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। बुलेट पर तेज़ हवा उसके नशे को लग रही थी। खूब पढ़े हो बेटा, मदरसे में खूब पढ़ाई किए हो। पूरे कुरान शरीफ में तुमको बस हूर का खाका याद है। बढ़िया है। संजय ने हंसते हुए कहा, नेता तुम कभी विकेट गिराए हो? रफ़ीक ने नशे की हालत में बात दूसरी ओर घुमा दी। मतलब? अरे यार, और कितना हिंदी में पूछें। अच्छा लो पूछ लेते हैं। भग साले। हाँ, तुम्हें कहाँ बॉलिंग का टाइम मिला होगा। दिन भर हमारे साथ जवानी गारत करते हो, रात में बाप के बगल में जाके सो जाते हो। यॉर्कर, बीमर, बाउंसर, तुम्हें क्या लोड़ा पता होगा। रफ़ीक ने बुदबुदाते हुए कहा, अभी वोट गिराने का टाइम है, विकेट शादी के बाद गिरवा लेंगे। संजय ने कहा, गिरवा लोगे मतलब वहाँ भी आदमी लगाओगे क्या? रफ़ीक ने नशे में कहा और समझदार बात की। मतलब हो जाएगा, सब हो जाएगा शादी के बाद। संजय ने उसे टालते हुए कहा, और शादी कब होगा? ज्योतिया की शादी के बाद। मतलब अभी 24 के हो और 2 साल कम से कम। हाँ, तब तो तुमको एक बार मर लेना चाहिए। रफ़ीक ने कहा। क्यों मर क्यों लेना चाहिए? संजय ने तपाक से पूछा। क्योंकि तुम्हारे ही तो किसी ग्रंथ में लिखा है, 12 बरस ले कुकरू जिए, 14 बरस ले जिए सियार, और 20 बरस जो बंडा जिए वाके जीवन को धिक्कार। अपने से धर्म ग्रंथ बना लेते हो साले। संजय ने हंसते हुए कहा। हाँ, वैसे ही जैसे तुम लोग हदीस का व्याख्या कर देते हो। रफ़ीक ने एकदम कान पर आकर उलझती जुबान में कहा। संजय के ही पीठ पर सिर रखकर ऊँघ गया। संजय बहरहाल धीमे धीमे मोटरसाइकिल चलाता रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नए एपिसोड्स के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।